ऐसा कहकर तांत्रिक ने कुछ मंत्र फुसफुसाए और दीवार की तरफ इशारा कर दिया। जल्द ही वहां पर एक दृश्य चलने लगा। एक आलीशान कमरा, महंगा फर्नीचर, दिन के उजाले में एक एक चीज ऐसे चमक रही थी जैसे हीरा चमकता है रोशनी पड़ने पर। एक बहुत ही बड़ी और महंगी दिखने वाली कुर्सी पर एक आदमी बैठा कुछ काम कर रहा था, जिसमें उसके चाचा, चाची और बुआ मिलने गए। उन लोगों के बीच कुछ बातें हुई और उसकी बुआ ने एक पोटली निकाल कर दी। उस पोटली में घर के सभी सदस्यों की एक एक वस्तु थी, जिसमें उसके पापा का पेन, माँ की पायल, भाई का कफलिंग्स, भाभी की अंगूठी और छोटी राधु की एक गुड़िया थी। उस पोटली को देने के बाद चाचा ने कहा, हमने उस परिवार पर तंत्र करने के लिए उनकी प्रिय वस्तु आपको दे दी है। आपको उनके व्यापार से मतलब है और हमें उनकी संपत्ति से। पूरा व्यापार हम आपको सौंप देंगे और जो भी उसकी कीमत होगी वो आप हमें दे देना। दृश्य वहीं समाप्त हो गया। स्नेहा अनिश्चितता के भाव के साथ उस तांत्रिक को देख रही थी। फिर तांत्रिक ने दूसरा दृश्य देखने के लिए स्नेहा को इशारा किया। स्नेहा फिर से दीवार की तरफ देखने लगी। दूसरा दृश्य शुरू हो गया। वो व्यक्ति जो स्नेहा के चाचा बुआ से मिला था, एक अजीब से स्थान पर गया जहां धुआं ही धुआं था। चारों तरफ मानव कंकाल पड़े थे। कुछ विचित्र सी आकृतियां जमीन पर बनी हुई थी। एक यज्ञ वेदी थी जिसमें कुछ विचित्र धुआं दिखाई दे रहा था। एक विचित्र सा व्यक्ति जिसकी लंबी लंबी जटाएं, मटमैला शरीर, मृग छाल पहने, आंखें बंद किए उस हवन कुंड के सामने बैठा था। वो व्यक्ति उस तांत्रिक के पास गया तो तांत्रिक ने आंखें बंद करे हुए ही कहा, आओ पुत्र विराज, क्या तुम उस परिवार के सभी सदस्यों की एक एक वस्तु ले आए हो? विराज ने हाथ जोड़कर कहा, जी प्रभु, मैं सब कुछ ले आया हूं। जैसा आपने बताया था ठीक वैसा ही किया है। पर गुरुदेव, उस परिवार की एक बेटी है जो काफी समय से परिवार से अलग रहती है। उसके कारण तो नहीं पता, पर उस लड़की की कोई भी वस्तु नहीं मिली है। तब उस तांत्रिक गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तेरा काम इन्हीं वस्तुओं से हो जाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि वो लड़की वापस कभी ना लौटे। इतना कहकर विराज उस सामान की पोटली को वहीं रखकर वापस लौट गया। उस तांत्रिक ने उन सभी सामान से तंत्र क्रिया कर उससे एक भयंकर मारक तंत्र का निर्माण किया। दृश्य खत्म हो गया और दीवार फिर से दीवार की तरह दिखने लगी। तब तांत्रिक ने कहा, अब तुम्हारा क्या कहना है? अब तुम मेरी भैरवी बनना चाहती हो या फिर अपने परिवार के हत्यारों को यूं ही खुला छोड़कर अपनी भी मृत्यु को आमंत्रित करना चाहती हो? निर्णय तुम्हारा होगा। स्नेहा ने कहा, मुझे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं आपकी भैरवी बनने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी भी कीमत पर अपने परिवार की इतनी भयानक मौत का बदला चाहिए। इन लोगों की भी इतनी ही या इससे भी ज्यादा भयानक मौत होनी चाहिए। वो मौत मैं खुद उन्हें अपने हाथों से देना चाहती हूं। तब उस तांत्रिक ने कहा, तुम अभी क्रोध में हो, तुम घर जाओ, आराम करो। शीघ्र ही तुम्हें उनकी आगे की योजना का पता चलेगा। जब तक तुम्हारे परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक पूरा नहीं होता, तब तक तुम्हें उन पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर उनके श्राद्ध और तर्पण विधि पूर्वक नहीं हुए तो वो उसी तंत्र में कैद होकर रह जाएंगे। तुम अच्छी तरह से कल तक विचार कर लो और ये भी अच्छे से सोच लो कि तुम्हें आगे करना क्या है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय तुम्हारे आने वाले जीवन की दिशा निर्धारित करेगा। ऐसा बताकर तांत्रिक ने कहा, स्नेहा, रात काफी हो गई है, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूं। जब भी तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता होगी, तुम्हें उचित समय पर निर्देश मिलते रहेंगे। कोई भी कार्य गुस्से में आकर मत करना। उन्हें भी ये बिल्कुल भी शक मत होने देना कि तुम्हें उनके बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि वो तांत्रिक
बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। मैं उसका सामना कर तो सकता हूँ, पर पक्का नहीं कि उससे जीत ही जाऊं। अगर तुम्हारी कोई वस्तु उनके पास पहुंच गई तो फिर मैं तुम्हारी कुछ सहायता नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कार्य अपूर्ण रह जाएगा। अब आगे क्या करना है वो ध्यान से सुनो। तांत्रिक ने स्नेहा को कुछ गुप्त बातें बताई, जिनसे जब तक स्नेहा शांत मन से किसी निर्णय पर नहीं पहुंचती है तब तक स्नेहा का बचाव हो सके। तांत्रिक ने स्नेहा को आंखें बंद करने के लिए आदेश दिया। स्नेहा ने आंखें बंद की। अचानक से तेज हवा अपने शरीर पर महसूस हुई। एक पल बाद जैसे ही स्नेहा ने आंखें खोली, वो अपने कमरे में थी। जब स्नेहा ने आंखें खोली, वो अपने कमरे में थी। तब उसे आवाज आई, तुम्हें जब भी मुझसे मिलना हो तब इस काले कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर जला देना। मुझ तक संदेश पहुंच जाएगा। मेरी वाणी तुम्हें आगे के निर्देश देगी, जिससे हमारी भेंट पुनः हो सके। अब इस कपड़े और आसन को छुपा कर रख दो, क्योंकि अगर किसी के हाथ लगा तो तुम्हारे प्राणों पर संकट बढ़ जाएंगे। इतना बोलते ही वो आवाज शांत हो गई। स्नेहा अपने कमरे में आराम करने लगी। लेटे लेटे वो यही सोच रही थी कि क्या उस तांत्रिक की बात मानना ठीक होगा। सोचते सोचते स्नेहा की आंखें लग गई। जब स्नेहा सो रही थी तब उस कमरे में वही भयानक औरत जिसने स्नेहा के पूरे परिवार के निर्मम हत्या की थी, वो स्नेहा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। पास आकर स्नेहा के सिरहाने के पास बैठ गई। उसके तेज नाखूनों वाली उंगलियां स्नेहा के चेहरे पर चल रही थी। स्नेहा को उन नाखूनों की चुभन अनुभव हुई। स्नेहा ने आंखें खोल कर देखा तो वही डरावनी औरत स्नेहा के सिरहाने बैठी थी। अपनी लाल आंखों से स्नेहा को देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे कोई बाघ अपने पंजे में दबे मृग को देखकर प्रसन्न होता है। स्नेहा उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई। एयर कंडीशनर की ठंडक में भी पसीने से भीग गई थी। घबराहट से उसका गला सूख रहा था। शरीर में हिलने की ताकत नहीं लग रही थी। मुंह से आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही थी। इसी कारण आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे और अपने जीवन का अंत भी महसूस कर रही थी। स्नेहा को उस तांत्रिक की याद आई जिसने उसकी सहायता का आश्वासन दिया था, पर अभी तो वो भी कुछ नहीं कर सकता था। ये सोचकर और भी दुखी हो रही थी। स्नेहा ने फिर एक बार मरने से पहले सहायता के लिए पुकारने की सोची। इस बार उसकी जोरदार चीख निकल गई, बचाओ! चीखते ही उसकी आंखें खुल गई। सपना था, स्नेहा ने मन ही मन अपने आप को समझाते हुए कहा। घर के बाकी सभी लोग भागते हुए स्नेहा के कमरे में पहुंचे। सबने स्नेहा को सही सलामत देखा तो उससे सवाल करने लगे, क्या हुआ स्नेहा, तुम चीखी क्यों? अखिलेश जी ने पूछा। क्या बात है स्नेहा बेटा, इतनी डरी क्यों हो? गीता जी ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए पूछा। सब ठीक तो है बेटा, क्या हुआ है, तुम हमें बता सकती हो? अरुणा जी ने स्नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। फिर अरुणा जी और गीता जी स्नेहा के बेड पर बैठकर स्नेहा के पैर पर हाथ रखकर सांत्वना देने लगे। राहुल और अनुज दोनों गुस्से और खींच के साथ स्नेहा को देख रहे थे। स्नेहा ने कहा, मैं ठीक हूं, आप परेशान ना हो। कुछ बुरा सपना देखकर थोड़ा घबरा गई थी। अब बस ठीक है, आप सब भी आराम कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, हम यहीं हैं, तुम चिंता मत करो। कोई भी जरूरत हो तो आवाज लगा देना, अखिलेश जी ने कहा। मेरे ही घर में रहकर मुझे ही मेहमान बना रहे हैं, स्नेहा ने मन ही मन सोचा और सबसे कहा। आप सब चिंता ना करें, मैं ठीक हूं। अब आप सब भी आराम कर लीजिए। सभी एक एक कर अपने कमरों में चले गए। जल्दी ही स्नेहा भी सो गई। सुबह जब स्नेहा उठी तो उसे पता चला उसके पापा की वसीयत पढ़ी जाने वाली है आज। स्नेहा थोड़ी दुखी हो गई थी, पर जल्दी ही उसने अपने आप को संभाल लिया। शाम को वकील साहब घर आए। सभी हॉल में ही उनका इंतजार कर रहे थे। आइए बैठिए वकील साहब,
अखिलेश जी ने उठकर वकील साहब का स्वागत करते हुए कहा और किसी को चाय नाश्ता लाने के लिए कहा। वकील साहब ने कहा, नहीं नहीं, रहने दीजिए, चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है, बस आप स्नेहा बिटिया को जल्दी बुला दीजिए ताकि वसीयत पढ़ी जा सके। थोड़ी देर में स्नेहा भी बाकी लोगों के साथ वसीयत सुनने के लिए हॉल में आकर बैठ गई। वकील साहब ने वसीयत पढ़ना शुरू किया। मैं अनुराग, पुत्र श्री गोविंद प्रसाद, अपने पूरे होशो आवास में अपनी सभी प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति 2 बराबर हिस्सों में अपने दोनों बच्चों में बांटता हूं, जिसमें घर दोनों ही बच्चों का होगा। व्यापार मेरा बेटा आशुतोष संभालेगा। स्नेहा उसमें चाहे तो आशुतोष की मदद कर सकती है, और अगर अपना अलग व्यापार करना चाहे तो आशुतोष से मदद ले सकती है। इस तरह कुछ जरूरी बातें बताकर वकील साहब ने वसीयत बंद कर दी। सभी के चेहरे उतर गए थे। सब सोच रहे थे कि वसीयत में उन्हें भी कुछ मिलेगा। वकील साहब ने कहना शुरू किया, अब आशुतोष और उसका परिवार भी इस दुनिया में नहीं, तो आशुतोष के हिस्से की पूरी संपत्ति स्नेहा के नाम अपने आप हो जाती है। पूरी बात यह है कि अनुराग जी की पूरी चल अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस, गहने सभी स्नेहा को दिए जाते हैं। वकील साहब वसीयत पढ़कर चले गए। स्नेहा भी उठकर अपने कमरे में चली गई। बाकी परिवारजन वहीं हॉल में बैठकर संपत्ति हाथ से जाने का शोक मना रहे थे। गीता जी ने कहा, ये तो सब कुछ स्नेहा के नाम चला गया, अब हम क्या करेंगे? इस पर अरुणा जी बोली, जीजी ये तो गलत बात है। इस पूरी संपत्ति में से हमें तो कुछ तो मिलना चाहिए था। अखिलेश ने कहा, अभी शांत रहो, जल्दी किसी दूसरे वकील से मिलकर इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि पूरे प्रॉपर्टी हमें ही मिले। बस स्नेहा का कुछ परमानेंट इलाज ढूंढना होगा। सब बातें ही कर रहे थे कि स्नेहा के कमरे से बहुत तेज तोड़ फोड़ और सामान इधर उधर गिरने की आवाजें आ रही थी। सभी दौड़कर स्नेहा की कमरे की तरफ गए। कमरे में स्नेहा अपना सारा सामान एक एक करके उठाकर फेंक रही थी, जैसे उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हो, और वो उस सामान से हमला कर रही थी। पूरा कमरा अस्त व्यस्त दिख रहा था। ड्रेसिंग टेबल पर रखा सारा सामान पूरे कमरे में बिखरा पड़ा था। कहीं तकिए, कहीं चादर, कहीं टेबल लैंप पड़ा था। स्नेहा किसी पर चिल्ला चिल्लाकर जो सामान हाथ में आ रहा था उसे फेंक रही थी। सब उसके फेंके जाने वाले सामान से बचते हुए वहां खड़े थे। अखिलेश जी ने स्नेहा के पास जा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, स्नेहा बेटा क्या कर रही हो? ये सारा सामान इधर उधर क्यों फेंक रही हो? स्नेहा ने कहा, चाचा जी आप देखो, सामने वो औरत खड़ी है ना, मुझ पर हमला करना चाह रही है। मैं बस उसे रोकने के लिए ये सब फेंक रही हूँ। आप देखिए ना, वो यहीं आ रही है। आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? इतना चिल्ला रही है। ये कहकर स्नेहा ने अपने कान अपने हाथों से तेजी से बंद कर लिए और घुटनों के बल झुककर जमीन पर बैठ गई। सभी उसे ऐसे देखकर थोड़ा परेशान हो गए और एक एक करके कमरे से बाहर निकल गए। सभी हॉल में बैठकर स्नेहा की हालत के बारे में बात कर रहे थे। गीता जी ने कहा, ये स्नेहा पागल तो नहीं हो गई? अब कौन अपने कमरे का सामान ऐसे पागलों की तरह फेंकता है? इस पर अरुणा जी ने कहा, जीजी देखा नहीं आपने, किसी ना दिखने वाली औरत को सारा सामान फेंक फेंक कर मार रही थी। मुझे लगता है शायद सदमा लगा है पूरे परिवार की मौत का। अनुज ने कहा, माँ ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सच बोल रही हो, उसे सच में कोई दिखाई दे रहा हो। अखिलेश जी ने कहा, ऐसा है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अगर सच में ऐसा है तो जरूर विराट जी ने ही स्नेहा का कोई इलाज करवाया होगा। आज के बाद हम में से कोई भी स्नेहा को कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा। ये सब तो विराट जी करवा देंगे। हमें तो बस प्रॉपर्टी से मतलब है। स्नेहा जिए
या मरे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे से आप सब लोग भी ध्यान रखना। राहुल ने कहा, जी पापा, मेरे हिसाब से भी स्नेहा को उसी के हाल पर छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे खुद ही उसकी हालत बिगड़ जाएगी। हम डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा लेंगे कि वो पागल हो गई है और प्रॉपर्टी की देखभाल करने में असमर्थ है। कोर्ट से पूरी संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करवा लेंगे। सभी यही सोचकर खुश होने लगे थे। अखिलेश जी ने कहा, ठीक है, यही करेंगे। अब सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। अभी वैसे भी कोई काम नहीं है तो आराम ही कर लो। वहीं स्नेहा अपने कमरे के सामान को समेटते हुए बड़बड़ा रही थी। ना जाने क्या क्या और करना पड़ेगा इस पूरे चाचा एंड कंपनी के चक्कर में। कितनी सफाई करनी पड़ रही है। स्नेहा अपना कमरा साफ करके बेड पर लेट गई और जल्दी सो गई। स्नेहा की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे वो औरत लगभग पूरे समय दिखने लगी थी। कभी हॉल में, कभी किचन में, कभी सीढ़ियों पर स्नेहा उसे देखकर डर जाती थी। चीज़ों को फेंकने लगती थी या फिर खुद के बाल नोचने लगती थी। कानों पर हाथ रखकर चीख पड़ती थी। जल्दी 13वीं का दिन भी आ गया था। उस दिन पूजा के लिए बहुत से रिश्तेदार आए थे। चाचा, चाची, बुआ, राहुल, अनुज तो थे ही। राहुल की पत्नी और बेटी भी आई थी। जल्दी ही पूजा होने वाली थी। चाचा एंड कंपनी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब स्नेहा का वही पागलों वाला ड्रामा शुरू हो, क्योंकि फायदा इसमें उन लोगों का ही था। स्नेहा सबके सामने वैसे व्यवहार करती और अगर स्नेहा के साथ कुछ भी होता तो रिश्तेदारों को जवाब नहीं देना पड़ता। स्नेहा खुद सबके सामने अपनी हरकतों से पागल सिद्ध हो जाती। उन लोगों का काम आसान हो जाता। जल्द ही पूजा निर्विघ्न संपन्न हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। इस पूरे प्रकरण से चाचा एंड कंपनी थोड़े से दुखी थे कि सभी रिश्तेदारों के सामने स्नेहा का वो औरत देखने का दौरा क्यों नहीं पड़ा। अगर पड़ जाता तो वो स्नेहा के साथ संपत्ति के लिए कुछ भी करते तो रिश्तेदारों को इसमें उनका साथ देते। पर ये सोचकर शांत हो गए कि कोई बात नहीं, वो डरावनी औरत अपना काम ठीक से करेगी। उसके परिवार की तरह स्नेहा का भी काम अच्छे से खत्म करेगी। स्नेहा अपने कमरे में चली गई। स्नेहा बहुत उदास और भावुक हो रही थी। उसने अपने परिवार की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, इसलिए वो रोने लगी। जब उसे रोते थोड़ी देर हो गई तब वही रहस्यमय तांत्रिक आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ रोकर अपने आप को कमज़ोर साबित कर रही हो और वहाँ सब लोग तुम्हारी मौत की राह देख रहे हैं। अब समय आ गया है जब तुम्हें मेरे प्रस्ताव पर निर्णय लेना होगा। तुम्हें आज ही सोचना होगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। इस पर स्नेहा बोली, सोचने विचारने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मेरा निर्णय पहले से ही आपको ज्ञात है। मैं आपके प्रस्ताव के अनुसार आपकी भैरवी बनने के लिए तैयार हूं। तब उस तांत्रिक ने कहा, ठीक है, तो फिर आज रात मेरे स्थान पर मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार जिस जगह पर जिस रूप में हम मिले थे वो सब तुम्हारी कल्पना के अनुसार मैंने बनाए थे। पर जब तुमने भैरवी बनने के लिए सोच ही लिया है तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि आगे चलकर तुम्हें कहाँ रहना होगा, किन परिस्थितियों में रहना होगा, क्योंकि एक बार आगे बढ़कर बीच साधना से वापस जाना संभव नहीं है। स्नेहा ने कहा, बीच साधना से तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर इस पूरे प्रसंस्करण में मुझे मेरे माता पिता, भाई भाभी और राधु की हत्या का बदला लेने का मौका मिलता है तो मैं किसी भी कीमत पर वो बदला लूंगी, चाहे फिर उस बदले की कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। अगर मर भी गई तो भी उनसे बदला तो मैं लेकर रहूंगी। और वो विराज और उसका गुरु अगर ये समझते हैं कि वो ये सब करके बच जाएंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। तभी उस रहस्यमयी आवाज ने टोका, चुप करो लड़की, तुम जानती भी हो जिस तांत्रिक ने तुम्हारे परिवार पर वो तंत्र किया था वो कितना शक्तिशाली है। यहाँ तक कि अगर मैं उनसे लड़ने की कोशिश करूं तो भी उनका कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी शक्तियां असीम हैं। मैं उनको तभी काट सकता हूं
जब मेरे पास कुछ विशिष्ट साधनाओं के लिए मेरी भैरवी मेरे साथ हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुना। तभी स्नेहा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो रहस्यमय आवाज शांत हो गई और स्नेहा ने उठकर दरवाजा खोला। सामने राहुल की पत्नी खाने की थाली लेकर सामने खड़ी थी और उसकी बेटी पीहू उसके पीछे से छुपकर झांक रही थी। पीहू को देखकर स्नेहा को राधू की याद आ गई थी। पीहू भी राधू की तरह ही चंचल, मस्त मौला और गोलू मोलू थी। पीहू को देखकर स्नेहा की आंखें भर आई और स्नेहा रोने लगी। राहुल की पत्नी कमरे में आई और आकर खाने की थाली वहीं बेड के किनारे टेबल पर रख दी। पीहू राहुल की पत्नी प्रीति के पल्लू को पकड़कर उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। प्रीति ने स्नेहा को चुप करवाया और खाना खाने के लिए कहा। स्नेहा, आप कुछ खा लो, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया था। पीहू छुप छुप कर स्नेहा को देख रही थी। तब प्रीति ने पीहू से कहा, पीहू बेटा, ये आपकी बुआ है, स्नेहा बुआ। आप बुआ से बात करो, तब तक मम्मा दादी और दादू को भी खाना परोस कर आती है। ये बोलकर प्रीति वहां से चली गई। पीहू स्नेहा को अजीब सी नजरों से देख रही थी। वो पहली बार स्नेहा से मिल रही थी, इसलिए थोड़ा शर्मा रही थी। स्नेहा ने पीहू को अपने पास बुलाया और गोद में बिठाते हुए पूछा, पीहू बेटा, मैं बुआ, स्नेहा बुआ। आप मुझे जानते हो ना? पर पता है, आप बहुत क्यूट हो और मुझे बहुत अच्छी भी लगती हो। मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या? इस पर पीहू ने कहा, नहीं नहीं, आप तो बहुत सुंदर हो, मुझसे बहुत प्यार से भी बात कर रही हो, फिर आप मुझे अच्छी क्यों नहीं लगेंगी? हाँ, पर अगर आप मुझे चॉकलेट दोगी तो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। पर आपको मुझे बाहर घुमाने भी ले जाना होगा। पापा तो कहीं लेकर ही नहीं जाते, दादा दादी भी नहीं जाने देते। आप मुझे लेके चलोगे? स्नेहा ने पीहू के गाल खींचते हुए कहा, हाँ बिट्टू, हम घूमने चलेंगे, जू भी जाएंगे और राइड पर भी। पीहू ने खुश होते हुए बहुत ही ज्यादा उत्साहित होकर कहा, सच्ची बुई, हम चलेंगे ना घूमने? पक्का लेकर चलोगे ना मुझे? हम आप है ना, हम वहां पर ना आइसक्रीम भी खाएंगे, बड़े वाले राइड पे भी। स्नेहा ने कहा, हाँ बिट्टू, हम चलेंगे। इतने में स्नेहा को वही डरावनी औरत दिखाई दी जो खिड़की में एक पैर अंदर और एक पैर बाहर लटका कर बैठी थी। स्नेहा एकदम से डर गई। उसने पीहू को वहां से चले जाने के लिए कहा, पीहू, पीहू बेटा, फटाफट मम्मी के पास जाओ, जल्दी। पीहू ने मासूमियत से पूछा, क्या हुआ बुई? आप डर क्यों रहे हो? कौन है? अगर आपको कोई भूत डरा रहा है ना, तो मैं ना उसे ना मारकर भगा दूंगी। इतने में स्नेहा को वही राधू वाला खौफनाक मंजर याद आ गया था। उसने पीहू को धक्का देते हुए कहा, पीहू जल्दी जाओ, मम्मी बुला रही हैं आपको, जाओ। पीहू स्नेहा को इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और दूसरी तरफ वह डरावनी औरत खिड़की से अंदर आ गई। धीरे धीरे स्नेहा की तरफ बढ़ने लगी। स्नेहा डर के कारण कांप रही थी। पीहू उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। स्नेहा नहीं चाहती थी कि जैसे राधू के साथ हुआ वही पीहू के साथ दोहराया जाए, क्योंकि कुछ ही समय में स्नेहा पीहू से बहुत ही ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रही थी। उसे पीहू में राधू दिखने लगी थी। एक तरफ वो औरत लगातार स्नेहा के पास आए जा रही थी। अचानक स्नेहा जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर पीहू भी डर गई और रोने लगी। स्नेहा की आवाज सुनकर सभी घर वाले दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। स्नेहा को कान पर हाथ रखे, घुटने में सर छुपाकर चिल्लाते देख और पीहू को रोता देख सभी एक बार को टेंशन में आ गए थे। सभी को वहां पर स्नेहा पर गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे नाटक क्यों कर रही है। कुछ समय पहले अखिलेश जी ने विराज से फोन पर बात की थी। तब विराज ने बताया था कि गुरुजी ने स्नेहा पर कोई भी तंत्र नहीं किया है। अब सभी लोग इस बात से परेशान थे
कि अगर ये सब विराज के गुरुजी ने नहीं किया है तो आखिर स्नेहा क्या कर रही है। स्नेहा लगातार चीखे जा रही थी और सभी उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद स्नेहा ने गर्दन उठाकर देखा तो सभी लोग उसे देख रहे थे। बुआ, चाची, चाचा, राहुल, अनुज, प्रीति और सबसे ज्यादा डरी हुई और टेंशन में पीहू दिखाई दे रही थी, क्योंकि पीहू भी स्नेहा से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। उसे स्नेहा को ऐसे डरा हुआ देखकर बुरा लग रहा था। स्नेहा ने चारों तरफ देखा तो उसे वो डरावनी औरत अब नहीं दिख रही थी। स्नेहा ने थोड़ी राहत की सांस ली। सभी लोग मन में बड़बड़ाते हुए अपने अपने कमरों में चले गए। स्नेहा को अब सच में डर लगने लगा था। कहीं सच में ये औरत उसी विराज के गुरुजी ने मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजी। ऐसा सोचते हुए उसे याद आया, उस रहस्यमय आवाज ने उसे एक काला कपड़ा दिया था जिसे जलाने पर रहस्यमय आवाज से संपर्क किया जा सके। स्नेहा ने अपने सामान से वो कपड़ा ढूंढ कर निकाला और उसका एक टुकड़ा काट कर जला दिया। उस टुकड़े के जलते ही वो रहस्यमय आवाज फिर से गूंजी। क्या हुआ लड़की, तुमने इस समय मुझे क्यों याद किया? हम तो आज रात वैसे भी मिलने वाले थे। स्नेहा ने कहा, इतने दिनों से मुझे वही औरत जिसने मेरे परिवार को मारा वो पूरे दिन पूरे घर में दिखाई दे रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी वो मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर मैं डर गई। मुझे लगता है ये सब उस तांत्रिक का किया धरा है। तब उस रहस्यमय आवाज ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी कोई भी वस्तु तुम्हारे किसी भी घर वाले ने विराज तक या विराज के गुरुजी तक नहीं पहुंचाई है, तो ये सब उनका किया तो नहीं हो सकता। फिर भी तुम जब रात को मुझसे मिलने आओगी तब हम इस बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इतना बोलकर वो आवाज शांत हो गई और स्नेहा वहीं टेंशन में बैठ गई। सभी अपने अपने कमरे में बैठे स्नेहा के इस हालत पर ही बात कर रहे थे। अखिलेश जी ने कहा, 13वीं की पूजा के बाद मेरी विराज जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था उनके गुरुजी ने स्नेहा के ऊपर किसी भी तरह का तंत्र प्रयोग नहीं किया है। गीता जी ने कहा, अगर ये सब विराज और उनके गुरुजी ने नहीं किया तो किसने किया? अरुणा ने कहा, जी मुझे तो ऐसा लगता है कि स्नेहा को सदमा लगा है। हमें उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तब राहुल ने कहा, मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर स्नेहा को कुछ नहीं भी हुआ है तो हमें सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इतने में प्रीति ने कहा, मम्मी जी एक काम करते हैं, स्नेहा को वो डरावनी औरत कभी कभी दिखाई दे रही है। हम किसी डॉक्टर के साथ मिलकर स्नेहा के लिए दवाई लिखवा दें और वो दवाई स्नेहा को देते रहें, जिससे स्नेहा को वो औरत दिखना कम ना हो बल्कि पूरे टाइम दिखना स्टार्ट हो जाए। उससे हमारा फ़ायदा ही होगा और हम किसी बड़े डॉक्टर को दिखाकर उसकी दिमागी हालत के लिए सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सभी लोग प्रीति की बात से सहमत हो गए। जल्दी ही रात हो गई और स्नेहा जल्दी जल्दी उस रहस्यमय आवाज से मिलने के लिए तैयार होने लगी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसके बाहर जाने का पता चले, इसलिए उसने जादुई आसन का सहारा लिया और आसन पर बैठकर आंखों पर वही काला कपड़ा बांध लिया। फिर इस बार आसन ने काम नहीं किया। स्नेहा अपने ही कमरे में बैठी थी। स्नेहा ने फिर से उस काले कपड़े को जलाया और उस रहस्यमय आवाज से सवाल पूछा, इस बार ये आसन काम क्यों नहीं कर रहा है? स्नेहा बहुत ही परेशान हो गई थी। रहस्यमय आवाज ने तो कहा था कि ये हमेशा काम करेगा, फिर अब क्यों नहीं कर रहा? क्या रहस्यमय व्यक्ति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया? स्नेहा अपने ही कमरे में बैठी थी। स्नेहा ने फिर से उस काले कपड़े को जलाया और उस रहस्यमय आवाज से सवाल पूछा, इस बार ये आसन काम क्यों नहीं कर रहा है? रहस्यमय आवाज ने कहा, कोई बात नहीं, तुम उसी शमशान में पहुंचो जहां तुम्हारे परिवार का अंतिम संस्कार किया गया था। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।
फिर हम हमारे स्थान पर साथ में चलेंगे। स्नेहा ने जल्दी से नीचे जाकर सबसे कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई लेकर सोने जा रही हूँ। प्लीज कोई भी किसी भी कीमत पर मुझे जगाने मत आना। इतना कहकर स्नेहा अपने कमरे में वापस चली गई, क्योंकि अब स्नेहा को समझ आ गया था कि इस समय कोई भी जादुई आसन या कुछ भी उसकी सहायता नहीं करने वाला। उसे आज तांत्रिक से मिलने जाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा, इसलिए उसने सबसे झूठ बोलकर ये टाइम लिया। स्नेहा ने अपने कमरे की खिड़की से होते हुए पेड़ पर चढ़कर घर से बाहर निकल गई। बाहर एक ऑटो में बैठकर शमशान के लिए चली गई। कुछ ही देर में स्नेहा शमशान पहुंच गई। स्नेहा वहीं बैठकर उस आवाज वाले व्यक्ति का इंतजार कर रही थी। सामने से एक 35 साल के आसपास का आदमी चलकर आ रहा था। उस आदमी ने लाल रंग की धोती पहनी हुई थी। बाएं पैर में एक कड़ा पहना था। सांवले रंग का वो आदमी कसरती शरीर का मालिक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने घंटों कसरत करके वो शरीर बनाया था। बालों के पीछे एक तरफ से जाकर छोटा सा जुड़ा बनाया हुआ था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और मूंछ थी। वो व्यक्ति अगर इस वेशभूषा में नहीं होता तो निश्चित ही कोई भी स्त्री उस पर मोहित हो सकती थी। वो व्यक्ति धीरे धीरे स्नेहा के पास आ रहा था। जब वो स्नेहा से 20 मीटर की दूरी पर रह गया तो अचानक वहीं खड़ा हो गया। उसकी आंखों का रंग गहरा लाल होने लगा। वो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसने वहीं से स्नेहा को घूर कर देखा और अपने मंत्रों से अपने हाथों में थोड़ी सी राख मंगवाकर स्नेहा के चारों तरफ वहीं से गोला घेरा बना दिया। उसने स्नेहा से कहा, मेरे घेरा पूरा करने से 1 मिनट पहले ही इस घेरे से बाहर निकल जाना। स्नेहा ने नासमझी के भाव से उसे देखा, पर तांत्रिक के चेहरे पर कुछ विचित्र भाव देखकर उस समय कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। बस तांत्रिक के कहे अनुसार स्नेहा बाहर निकल गई। स्नेहा के निकलते ही तांत्रिक ने वो घेरा पूरा बना दिया। बाहर निकलते ही तांत्रिक स्नेहा पर जोर से चिल्लाया, पता है क्या साथ लेकर घूम रही हो? अगर जरा सा भी चूक हो जाती तुमसे तो आज तुम्हारे घर वालों के साथ साथ तुम्हारी भी 13वीं होती। स्नेहा अभी भी आंखों में नासमझी के साथ तांत्रिक को देख रही थी। तांत्रिक ने कहा, ये जगह ये सब बात करने के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे साथ चलो। स्नेहा और तांत्रिक वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर वहां एक नदी बह रही थी। वो तांत्रिक नदी के पानी पर चलकर नदी पार कर गया। स्नेहा वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी पर कैसे चलकर जाए। तांत्रिक ने कड़ी आवाज में स्नेहा से कहा, वहां खड़े रहने के लिए साथ नहीं लाया था। जल्दी से चलकर इस पार पहुंचो। मेरी तंत्र शक्ति उसे वहां ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी। स्नेहा ने जैसे ही नदी में पैर रखा उसने देखा वो भी नदी पर चल पा रही है। स्नेहा जल्दी ही नदी पार कर गई। दूसरी पार जाकर स्नेहा ने तांत्रिक से पूछा, आप किसकी बात कर रहे थे? अगर वो जो कोई भी थी वो उस घेरे को पार कर सकती है तो इस नदी को पार क्यों नहीं कर सकती? तब तांत्रिक बोला, नहीं, यह नदी बहुत ही पवित्र नदी है। कोई भी दुष्ट शक्ति इस नदी को पार नहीं कर सकती। वैसे भी मेरा आश्रम और मेरी तंत्र स्थल यही है, तो हमें यहीं आना था। शायद तुम जानना चाहती होगी कि मैं उस तांत्रिक को इतना कैसे जानता हूं। वो इसलिए क्योंकि उस तांत्रिक ने धोखे से मेरे गुरुजी की हत्या करके उनकी सारी सिद्धियों को छीन लिया, और वो जो कृत्य थी वो भी मेरे गुरुजी ने सिद्ध की थी। जब तक वो मेरे गुरुजी के पास थी तब तक वो शुभ शक्ति थी। उस तांत्रिक ने अपनी कुटिल बुद्धि से उस शुभ शक्ति को अशुभ और दुष्ट शक्ति में बदल दिया। तांत्रिक ने दुखी होते हुए कहा। फिर तांत्रिक ने आगे कहा, सोचने वाली बात यह है कि उस तांत्रिक ने तुम पर अपनी किसी भी तंत्र का प्रयोग नहीं किया, फिर भी वो औरत तुम्हें दिखाई दे रही है, तुम्हारे आसपास है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर स्नेहा भी थोड़ी टेंशन में आ गई।
वहीं तांत्रिक भी गंभीर मुद्रा में कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर वहां बिल्कुल सन्नाटा था। मरघट जैसी शांति फैली थी। झिंगुरों और कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर में ही तांत्रिक ने घबरा कर पूछा, स्नेहा, तुमने किसी ऐसी चीज को हाथ लगाया था जो कुछ संदिग्ध हो? स्नेहा ने मना कर दिया, नहीं, मैंने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया है। स्नेहा के पैर में एक पायल पड़ी थी जो उसी पल जोर से चमकने लगी थी। उसी समय उस चमक पर तांत्रिक की नजर पड़ गई। तांत्रिक ने स्नेहा से पूछा, ये पायल कैसी है तुम्हारे पैर में? स्नेहा ने कहा, ये मेरी मां की पायल है। तांत्रिक ने पूछा, ये तो एक ही है, दूसरी कहाँ है? स्नेहा ने कहा, दूसरी मुझे नहीं पता, ये मेरी मम्मी की पसंदीदा पायल है। मेरी नानी ने उन्हें गिफ्ट की थी। मैं बहुत दुखी थी तो ये पायल मुझे मिली और मैंने पहन ली। इसे पहनने से मुझे मेरी माँ के आसपास ही होने का आभास हो रहा है। बहुत ही ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा है। तांत्रिक ने फिर ध्यान लगाकर उस पायल की जोड़ी ढूंढने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उस पायल की जोड़ी की दूसरी पायल स्नेहा के चाचा और बुआ ने विराज को दी थी। उससे वो पायल विराज के गुरुजी के पास पहुंच गई थी। उस पायल के जरिए तंत्र प्रहार स्नेहा की मां पर किया गया था। उसकी जोड़ी की दूसरी पायल स्नेहा के पैर में थी, इसलिए स्नेहा को वो डरावनी औरत दिखाई दे रही थी। पर कुछ ऐसी बात थी जो तांत्रिक को भी पता नहीं चल पा रही थी। पर कुछ तो कारण था जिसके कारण अभी तक उस डरावनी औरत ने स्नेहा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो बात केवल अब वही डरावनी औरत बता सकती थी। तांत्रिक ने कहा, स्नेहा, जिस पायल के जरिए तुम्हारी मां पर वो तंत्र प्रहार किया गया था, वो पायल इसी पायल की जोड़ी की दूसरी पायल थी, इसलिए वो प्रहार शायद तुम पर भी असर दिखा रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि उस औरत ने अभी तक तुम्हें कोई भी नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। अब ये तो वही औरत बता पाएगी, क्योंकि जो तंत्र प्रहार हुआ है और जो औरत तुम्हें दिखाई दे रही है उसके बारे में विराज के गुरु को भी कोई जानकारी नहीं है। स्नेहा ने परेशान होकर तांत्रिक से पूछा, क्या मतलब है? इस पायल के कारण वो औरत मुझे दिखाई दे रही है? ये कैसे? और ये कैसे पता चलेगा कि उसने अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? तब तांत्रिक ने कहा, ये बात तो तुम्हें खुद उस औरत से पूछनी पड़ेगी जो हर समय तुम्हारे आसपास ही रहती है और समय समय पर तुम्हें दिखाई देती है। शायद वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, पर तुमसे संपर्क करके कुछ बताना जरूर चाहती है। तब स्नेहा ने कहा, मैं उससे कोई बात नहीं करने वाली। मेरे परिवार को मारा है उसने, और क्या पता उन्हीं के कहने पर मुझे भी मारना चाहती हो। उसे मौका नहीं मिल रहा। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, वो कोई मामूली औरत नहीं है जिसे तुम्हें मारने के लिए मौका ढूंढना पड़ेगा। अगर वो तुम्हें मारना चाहती तो जिस दिन तुम्हें पहली बार दिखाई दी थी उसी दिन मार देती। उस दिन भी तो वो तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हें स्पर्श कर रही थी, तब भी वो तुम्हें मार सकती थी, पर नहीं मारा। कारण वही बता सकती है, तुम ये बात मानो या ना मानो। स्नेहा ने कहा, उस औरत को छोड़ो, आप मुझे अपनी भैरवी बनाने की बात कर रहे थे। मैं उस बात के लिए तैयार हूं। आप बस बताइए मुझे क्या करना है। तांत्रिक ने कहा, जब तक उस औरत का सत्य सामने नहीं आ जाता तब तक ये विचार भूल ही जाओ, क्योंकि जहां पर तुम जाओगी वो औरत तुम्हारे साथ ही रहेगी और तुम्हारे साथ ही मेरी साधना स्थली पर भी जाएगी। कोई भी बंधन उसे एक पहर से ज्यादा नहीं रोक सकता। इसलिए जब तक हमें उस औरत का उद्देश्य नहीं पता चलता है तब तक तुम्हें मेरी भैरवी बनने के लिए इंतजार करना होगा। स्नेहा ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तब तांत्रिक ने समझाते हुए कहा, स्नेहा, संसार में होने वाले प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण अवश्य होता है। इसके पीछे भी कोई ठोस कारण अवश्य होगा
जो हमें भी शीघ्र पता करना होगा। स्नेहा ने कहा, ठीक है, मैं उस औरत से बात करने के लिए तैयार हूँ, पर आपको इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी कि वो औरत मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और आपको मेरी उस औरत से रक्षा करनी होगी। तांत्रिक ने कहा, ये करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक ने आंख बंद करके मंत्र कर जाप करते हुए हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक लाल रंग का चमकदार धागा प्रकट हुआ। तांत्रिक ने वो धागा उसकी बाई बाह पर बांध दिया और कहा, यह रक्षा सूत्र तुम्हारी उस औरत से रक्षा करेगा। अब तुम शीघ्र अतिशीघ्र वापस उसी शमशान में चले जाओ, वरना वो औरत इस जगह आ जाएगी। उस औरत का यहाँ आना उचित नहीं है। किसी भी तांत्रिक की साधना स्थली पर ऐसे किसी और का आना या इस प्रकार की शक्ति का आना उचित नहीं। स्नेहा ने हाँ में सिर हिलाया और वापस शमशान में पहुंच गई। स्नेहा ने वहां पहुंचकर देखा तो उसे वही डरावनी औरत वहीं दिखाई दी। स्नेहा ने उसे अनदेखा करते हुए ऑटो पकड़ा और वापस घर आ गई। उसी तरह पेड़ से वापस अपने कमरे में आ गई। सुबह जब स्नेहा उठी तो पीहू पूरे घर में धमा चौकड़ी मचाते दिखाई दी। उसे देखकर स्नेहा का मन बहुत खुश हो गया। स्नेहा पीहू को सब कुछ भूल कर देखते रही। तब पीहू स्नेहा के सामने आकर खड़ी हो गई और उसके आंखों के सामने हाथ हिलाकर बोली, बुई बुई बुई। पीहू की आवाज से स्नेहा का ध्यान टूटा। फिर स्नेहा उसे कहने लगी, हाँ बिट्टू, मेरी गुड़िया। पीहू, तुम कुछ बोल रही हो? पीहू ने उत्साहित होते हुए पूछा, बुई, आप मुझे जू ले जाने वाली थी और राइड पर भी ले जाने वाली थी, हम नहीं जाएंगे क्या? स्नेहा ने देखा सभी घर वाले उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देख रहे थे। स्नेहा ने कहा, मैंने कल पीहू को जू और राइड पर ले जाने का प्रॉमिस किया था, तो मैं और पीहू आज हम दोनों घूमने जाने वाले हैं। पीहू ने अपने दादा दादी और पापा की तरफ सवालिया नजरों से देखा, मानो आंखों से ही जाने के लिए परमिशन मांग रही हो। पीहू वैसे भी उन सबको कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लोग बेटा चाहते थे और उनके घर में पीहू आ गई। केवल प्रीति ही पीहू को चाहती थी। स्नेहा के पूछने पर सभी लोग बिना जवाब दिए अपने अपने कमरे में चले गए। तब स्नेहा ने प्रीति से पूछा, प्रीति, क्या मैं पीहू को बाहर ले जा सकती हूँ? प्रीति नहीं चाहती थी कि स्नेहा पीहू को लेकर जाए, पर पीहू को इतना उत्साहित देखकर उसने मना नहीं किया। सभी घर वाले यह सोचकर थोड़े निश्चिंत थे कि अगर स्नेहा को कुछ हुआ तो साथ में पीहू से भी छुटकारा मिल जाएगा। प्रीति को भी यह नहीं लगेगा कि हम पीहू से छुटकारा पाना चाहते थे। थोड़ी देर में स्नेहा और पीहू दोनों तैयार होकर स्नेहा की कार, फेवरेट कार जो रेड कलर की मासेराती थी, उसमें बैठकर घूमने निकल पड़े। सबसे पहले स्नेहा और पीहू ने वहीं पास के रेस्टोरेंट से नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद दोनों जू घूमने चले गए। वहां उन्होंने बहुत से जानवर देखे। वहां पर बाघ, शेर, चीते, हाथी, लोमड़ी, भालू, सियार और बहुत सारे पक्षी और सांपों की बहुत सी प्रजातियां भी देखी थी। स्नेहा तो पीहू को खुश देखकर ही खुश हो रही थी। पीहू को सबसे ज्यादा बाघ को उसके छोटे शावकों के साथ खेलते देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो कभी उन्हें देखकर उछलती तो कभी उन छोटे बाघ शावकों को गोद में लेने के लिए मचल उठती थी। एक बाघ के पिंजरे के सामने खड़े होकर पीहू ने स्नेहा से कहा, बुई, वो छोटू टाइगर बहुत क्यूट है ना? वो टाइगर चाहिए, मुझे छोटू के साथ खेलना है। और ऐसा कहते हुए स्नेहा का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे बाघ के पिंजरे के पास ले जाने लगी। स्नेहा ने कहा, पीहू बेटा, वो छोटू टाइगर बहुत छोटू है ना, वो उसकी मम्मी के बिना कैसे रहेगा? आप अपनी मम्मी के बिना रह सकते हो क्या? इस पर पीहू ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी मम्मी के बिना कैसे रह सकती हूँ? मैं बहुत छोटी हूं ना। तो स्नेहा ने समझाया, बेटा ये छोटू भी तो बहुत छोटा है ना, और वैसे भी टाइगर वाइल्ड एनिमल होता है,
उसे घर पर नहीं रख सकते ना? स्नेहा के प्यार से समझाने पर पीहू मान गई। स्नेहा की नज़र बाघ के पिंजरे के पीछे खड़ी उसी डरावनी औरत पर गई। स्नेहा ने पीहू का हाथ जोर से कसकर पकड़ लिया और पीहू से कहा, पीहू बेटा, चलो जल्दी, बहुत देर हो रही है ना। स्नेहा फटाफट पीहू को लेकर वहां से बाहर निकल गई। उस समय दोपहर हो चली थी। पीहू ने कहा, बुई, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना चलकर कुछ खाते हैं। स्नेहा ने पीहू से पूछा, पीहू बेटा, क्या खाना है आपको? पीहू ने कहा, बुई, मुझे ना पिज्ज़ा खाना है। पता है, मुझे कोई भी पिज्ज़ा खाने नहीं लेकर जाता। स्नेहा ने कहा, ठीक है बिट्टू, हम पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। पीहू और स्नेहा दोनों पिज़्ज़ा हट पर पिज़्ज़ा खाने चले गए। उन दोनों ने 2 मीडियम साइज चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा आने से पहले एक वेटर ने स्नेहा को चिट ला कर दी। स्नेहा कंफ्यूज होते हुए वो चिट खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, आज रात 12 बजे अपने घर की छत पर मिलो।